Hi guys, how are you all? So in this video today we are going to study about class 8 science chapter 12 friction. So let's begin with the video. आपने देखा होगा एक ड्राइवर एक कार या फिर ट्रक का जो ड्राइवर होता है वो अपनी गाड़ी को धीरे कर देता है एक ट्रैफिक सिग्नल के पास। आप भी अपनी साइकिल को धीरे कर देते होगे। ब्रेक्स को अप्लाई करके आप जैसे ही ब्रेक लगाते हो आपकी जो साइकिल है वो धीरे हो जाती है। आपने कभी सोचा है कि व्हीकल क्यों धीरे हो जाता है जब उस पर ब्रेक लगता है? सिर्फ व्हीकल्स ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी सरफेस के ऊपर मूव करता है वो स्लो हो जाता है जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यानी कि बाहर से फोर्स जब कोई भी उस पर अप्लाई नहीं होता तो वो स्लो डाउन हो जाता है और फिर स्टॉप हो जाता है। आपने एक बॉल को देखा होगा, एक मूविंग बॉल जो कि कुछ देर बाद मूव करते करते स्टॉप हो जाती है जब हम बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं देते, यानी कि अगर हम कोई भी पुश वगैरह नहीं करते उसे, तो अगर हम एक बार थ्रो कर देते हैं बॉल को तो वो कुछ दूर जाके ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है ना। हम स्लिप क्यों करते हैं जब हम बनाना के पील पे अपने पैर को रख देते हैं, या फिर एक स्मूथ और वेट फ्लोर पे वॉक करना डिफ़िकल्ट क्यों होता है ना। तो ये सारे चैप्टर इस चैप्टर में हम इन सारे क्वेश्चंस का आंसर पता करेंगे। तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है एक्टिविटी 12.1, एक बुक लेना है टेबल पे, उसे पुश करना है, उसे हमें कुछ दूर तक जाने देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हमने एक बुक लिया और बुक को हमने इधर से क्या किया, पुश किया, और फिर हमने देखना है ये कहाँ तक जाता है, और फिर आप बुक को अपोजिट डायरेक्शन से भी पुश करना। तो इस टाइम भी कुछ दूर जाके जो बुक है वो स्टॉप हो जाती होगी। इसका मतलब क्या हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि एक फोर्स एक्ट हो रहा है इस बुक पे जो कि उसके मोशन को अपोज कर रहा है, यानी कि एक दूसरी तरफ से अगर हम इस तरफ से बुक को पुश कर रहे हैं तो वो जो एक अलग सा मोशन मतलब एक अलग सा जो फोर्स है वो एक्ट कर रहा है जो कि उसके अपोजिट डायरेक्शन से एक्ट कर रहा है। ठीक है, इस तरह से इस एक्टिविटी से हम यही बोल सकते हैं। और ये जो अपोज कर रहा है जो फोर्स, जो एक एक्सटर्नल फोर्स हमारे देने के अलावा एक और जो फोर्स आ रहा है जो उसके मोशन को अपोज कर रहा है, दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखिए अब है, हमने देखा कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं लेफ्ट से, यानी कि जैसे हमने लेफ्ट से इस तरह से फोर्स अप्लाई किया तो फोर्स जो है ना फ्रिक्शन का वो अपोजिट डायरेक्शन से, यानी कि वो राइट से काम करेगा अपोजिट डायरेक्शन से। या फिर अगर आप राइट से अपना फोर्स दोगे तो वो लेफ्ट से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा। ठीक है, जैसे हमने ऊपर में देखा बोथ ऑफ द केसेस में जो फोर्स है अपोज करता है बुक के मोशन को। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो हमेशा अप्लाइड फोर्स को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, इस ऊपर वाले एक्टिविटी में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो सरफेस ऑफ द बुक और सरफेस ऑफ द टेबल और बुक के बीच में काम कर रहा था। ठीक है, तो अब क्या जो फ्रिक्शन होता है वो एक ही जैसा होता है हर सरफेस पे? क्या हर सरफेस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ही जैसा काम करता है, या फिर उसके स्मूथनेस पे, सरफेस के स्मूथनेस पे डिपेंड करता है? चलिए हम पता करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। आपको क्या लेना है, एक ब्रिक के पास जो है एक स्ट्रिंग को बांध देना है, फिर आपको ब्रिक को एक स्प्रिंग बैलेंस से खींचना है, आपको कुछ फोर्स अप्लाई करना होगा। ठीक है, फिर आपको रीडिंग, स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है ना वो हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले आप समझो एक स्प्रिंग बैलेंस लेना है, उसको आपको इस ब्रिक में एक स्ट्रिंग से बांध देना है और कब स्ट्रिंग बैलेंस को आपको खींचना है। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि यहाँ पे जो है हमारा स्केल रहता है स्प्रिंग बैलेंस में, जिससे हमें पता चल जाएगा मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हमें मेजरमेंट मिल जाएगा स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से। ठीक है, यानी कि ब्रिक को हमें मूव करने में हमें कितना फोर्स लग रहा है, इससे हमें पता चलेगा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा स्प्रिंग बैलेंस से। फिर आपको एक पॉलीथीन पीस को उस ब्रिक के पास रैप करना है और फिर आपको उसे पुल करना है। आपको कुछ रीडिंग्स में डिफरेंस पता चला कि जब आपने ऐसे ही नॉर्मल ब्रिक को पुल किया, कुछ भी उसमें रैप हुआ नहीं था, तब ये स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग थी, और जब आपने उसमें पॉलीथीन रैप करके किया तब स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या थी। फिर आपको एक जूट के बैग को रैप करना है उसके अराउंड, और फिर आपको उसे पुल करना है, फिर आपको देखना है कि स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या है। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे, यू विल ऑब्जर्व कि जो हमारी स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है वो जो है जब हमने पॉलीथिन, यहाँ पे हमारा पॉलीथिन को जब हमने रैप किया तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग थी वो कम थी, यानी कि जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो कम था। पर जब हमने उसमें उसमें जूट बैग को रैप किया, देखिए यहाँ पे हम समझते हैं, देखिए
जब हमने क्या यूज़ किया, हमने यूज़ किया सबसे पहली बार पॉलीथिन। सो हमने जब पॉलीथिन को रैप किया तो पॉलीथिन को रैप करने के बाद जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था वो कम था, ठीक है, बिकॉज ऑफ द स्मूथ सरफेस, क्योंकि जो सरफेस था पॉलीथिन का वो स्मूथ था। और जैसे ही हमने जूट किया था, जूट का जो सरफेस होता है वो रफ होता है, दैट्स वाई जो हमारा फ्रिक्शन का फोर्स था वो ज़्यादा था, ठीक है, लार्ज फ्रिक्शन था उसमें। तो ये हम समझते हैं ये कैसे होता है। तो पहले स्प्रिंग बैलेंस देख लेते हैं। स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस होता है जो कि फोर्स मेज़र करने में यूज़ होता है, ठीक है, फोर्स। उसमें एक कॉइल सा एक घुमा हुआ सा स्प्रिंग होता है जो कि स्ट्रेच होते जाता है जब फोर्स उस पर अप्लाई होता है। ये जो स्ट्रेचिंग होता है स्प्रिंग का वो एक पॉइंटर से मेज़र होता है, और जो रीडिंग होता है वो स्केल में हमें दिखता है, जिससे हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाता है फोर्स का। सो हेयर इज द एग्जाम्पल ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज गिवन है। देखिए ये हमारा स्प्रिंग बैलेंस है, कॉइल्ड स्प्रिंग यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमारा क्या है, ये वाला है स्केल है हमारा। तो जैसे ही हम इस कॉइल स्प्रिंग को पुल करते हैं, जब फोर्स अप्लाई होता है तो यहाँ पे हमें जो है मैग्नीट्यूड मिल जाता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। एक और एक्टिविटी है, हमें एक इंक्लाइंड प्लेन यानी कि इस टाइप का स्लैंटिंग टाइप का एक प्लेन बनाना है एक फ्लोर या फिर टेबल पे। आप कैसे बना सकते हो, आप वुडन बोर्ड या फिर बुक ले सकते हो जिसे आप ब्रिक से सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक पॉइंट ए हमें बनाना है इंक्लाइंड प्लेन पे, उसी प्लेन पे आपको पॉइंट ए बनाना है, ठीक है। फिर आपको एक पेंसिल सेल को, जो सेल होता है हमारा, उसे हमें छोड़ देना है उस प्लेन से, और फिर आपको देखना है कि टेबल में वो कितनी दूर तक जाता है, रुकने के पहले वो कहाँ पे कितनी दूर तक टेबल में जाके वो रुकता है। फिर आपको उसके डिस्टेंस को क्या करना है, नोट करना है। फिर आपको एक पीस ऑफ क्लॉथ को स्प्रेड कर देना है, और फिर देखना है, आपको देखना है कि कोई भी रिंकल्स नहीं होने चाहिए क्लॉथ में। तो फर्स्ट में हमने ये इंक्लाइंड प्लेन बना दिया, और फिर हमने यहाँ पे जब है सेल को यहाँ से छोड़ा तो हमने देखा जो सेल है वो यहाँ पे गया। पर जब हमने क्लॉथ एक रखा तब हमने देखा कि जो सेल है, जैसे पहला हमने यहाँ तक गया था, पहले वाले एक्टिविटी में सेल यहाँ तक गया था, बट जब हमने क्लॉथ यूज़ किया तो सेल ज़्यादा दूर तक नहीं गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, इन विच केस इज द डिस्टेंस कवर्ड इज द मिनिमम। सबसे कम डिस्टेंस कब कवर होता है, जब हम उसको क्लॉथ जब हम स्प्रेड करते हैं तब कम डिस्टेंस कवर होता है। अब पेंसिल सेल का है वो डिफरेंट डिस्टेंस क्यों है, क्योंकि जो हमारा फ्रिक्शन है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो वैरी कर रहा है अलग अलग सरफेस पे, यानी कि हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो डिफरेंट होता है हर सरफेस पे। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए वो हम पता करते हैं। देखिए फ्रिक्शन जो होता है ना वो कैसे होता है, जो भी इरेगुलरिटीज़ होती है, जो भी ऊंच नीच होती है किसी सरफेस पे, दो सरफेस के बीच में, उसी से जो फ्रिक्शन है वो कॉज होता है। वो सरफेस जो कि बहुत ही स्मूथ होता है और जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिनट रेगुलरिटीज़ होता है उसमें, उनमें भी फ्रिक्शन होता है, यानी कि काफ़ी स्मूथ जैसे कि ग्लास वगैरह सरफेस होता है उनमें भी फ्रिक्शन होता है। जो इरेगुलरिटीज़ होता है दो सरफेस पे वो एक दूसरे को लॉक कर देता है, यानी कि ये ए सरफेस ये बी सरफेस, दोनों में इरेगुलरिटीज़ है तो वो एक दूसरे से लॉक हो जाते हैं। जब हम किसी सरफेस को मूव करना चाहते हैं तो हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है कि वो उस इंटरलॉकिंग को तोड़ दे। रफ सरफेस में ज़्यादा नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज़ होता है, इसीलिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो ज़्यादा होता है रफ सरफेस पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमारा डायग्राम दिया गया है, इससे हम समझते हैं। ये देखिए ये हमारा बुक का है और ये टेबल का सरफेस है, और दोनों ही के दोनों में ये जो है आपको ब्लू से इरेगुलरिटीज़ बुक वाली दिख रही होगी, और ये ब्राउन वाला जो इरेगुलरिटीज़ है वो किसका है, टेबल का है। दोनों ही का दोनों जो इरेगुलरिटीज़ है वो एक दूसरे से जब मिला तो एक दूसरे के बीच में क्या हो गया, लॉक हो गया, इंटरलॉक हो गया, ठीक है। तो हमें इतना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है कि वो इस इंटरलॉकिंग को ओवरकम कर ले। अब देखिए हमने देखा कि फ्रिक्शन किससे कॉज होता है, इंटरलॉकिंग से, इरेगुलरिटीज़ का इंटरलॉकिंग से। ये ऑब्वियस है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा अगर जो सरफेस को हम प्रेस करेंगे ज़्यादा, यानी कि अगर सरफेस को हम ज़्यादा प्रेस करेंगे तो इंटरलॉकिंग बढ़ेगी और फ्रिक्शन भी ज़्यादा होगा। आप क्या कर सकते हो, एक मैट को आपको खींचना है, पहले जब उसमें कोई भी बैठा हुआ ना हो, और फिर जब उसमें कोई बैठा हुआ कोई इंसान कोई भी चीज़ या फिर उसमें रखी हुई हो, उस टाइम उसे आपको ड्रैग करना है। तो आप देखोगे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उस टाइम ड्रैग करने में जब उसमें कोई बैठा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि जब उस पर ऊपर से हमारा प्रेशर पड़ता है ना तो फ्रिक्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है। लास्ट टाइम जब आपने एक हैवी बॉक्स को मूव किया था तो आपको क्या हुआ था
कौन सा जो बॉक्स होता है वो ज़्यादा हो रहा था आपको इजी मूव करने में, एक रेस्ट बॉक्स को, यानी कि एक बॉक्स जो है वो स्टेशनरी है, रुका हुआ है, या फिर उस बॉक्स को मूव करने में जो कि ऑलरेडी मूविंग है, जो कि मूव कर ही रहा है और उसके बाद हमें वो मूव कर रहा है पर उसमें हमें थोड़ा सा और फोर्स लगा देना है थोड़ा सा, और हमें उसे और मूव कराते जाना है, या फिर उस बॉक्स को जो कि स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी बॉक्स को मूव करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो फोर्स रिक्वायर होता है ओवरकम करने में ओवरकम करने के लिए फ्रिक्शन को, वो तब होता है, देखिए, द फोर्स रिक्वायर टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है, यानी कि जो फोर्स हमें एक रेस्ट ऑब्जेक्ट को मूव कराने में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स का वो जो फोर्स लगता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स होता है, ठीक है, कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट था उसे हमने मूव कराया तो उसमें जो फोर्स लगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जबकि जब जो फोर्स रिक्वायर होता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को ही मूव करने में उसी सेम स्पीड से, उसे हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन एक रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव कराना, ठीक है, और हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमारा जो पहले से ऑब्जेक्ट मूव हो रहा था और उसे हमें सेम स्पीड से ही मूव कराते रहना, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब बॉक्स स्लाइड होना स्टार्ट करता है तो उसके जो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं उसके सरफेस पे, उसको इतना टाइम ही नहीं लगता कि वो कॉन्टैक्ट में आ जाए फ्लोर के, यानी कि जब जैसे हमारा बॉक्स जो है मूव हो रहा था तो वो ऑलरेडी मूविंग में है, तो उसको इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि वो फ्लोर के जो भी इरेगुलरिटीज़ है उससे इंटरलॉक हो सके, इसलिए जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा कम होता है, ठीक है। आपको ये इजी होगा एक बॉक्स को मूव करना जो कि ऑलरेडी मोशन में, यानी कि मूव होते हुए बॉक्स को मूव करना ज़्यादा इजी होता है, बल्कि उस बॉक्स को कंपैरेटिवली उस बॉक्स को मूव करने से जो कि रेस्ट में, ठीक है। तो मूविंग ऑब्जेक्ट को फिर मूव कराते रहना ईजियर होता है, ठीक है, कंपैरेटिवली एक रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मूव कराना। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन और नेसेसरी एविल। अब देखिए, आपको एक कुल्हड़ को पकड़ना है, अर्थन पॉट को, ठीक है, या फिर एक ग्लास टम्बलर को। सपोज कीजिए कि जो आउटर सरफेस है टम्बलर का वो काफ़ी ग्रीजी है, या फिर उस पर एक ऑयल की एक लेयर लगी हुई है, तो ये इजी हो जाएगा या फिर ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसे होल्ड करना। जब एक शाइनी सरफेस, सपोज एक टम्बलर है, वो ग्रीजी है, ठीक है, तो उसे होल्ड करना और भी ज़्यादा क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्या हम होल्ड कर सकते हैं एक ग्लास को अगर उसमें कोई भी फ्रिक्शन ना हो, या फिर किसी भी चीज़ को हम होल्ड कर सकते हैं अगर उसमें कोई फ्रिक्शन ना हो? तो इसका आंसर होगा नो, हम किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। अब देखिए, एक वेट मडी सी ट्रैक पे चलना कितना मुश्किल होता है, या फिर एक वेट मार्बल फ्लोर पे, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि आप चल पाओगे अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा? अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप नहीं चल पाओगे, ठीक है। तो फ्रिक्शन इनेबल्स अस टू वॉक। आप लिख नहीं पाओगे एक पेन या फिर पेंसिल से अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। अब देखिए क्या होता है ना, जो पेन की जो निब होती है, पेन की जो निब होती है और जो हमारा सरफेस ऑफ पेपर होता है, उसके बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उस वजह से जो हमारा हम राइट कर पाते हैं। या फिर अगर हम पेंसिल की बात करें तो जो ग्राफाइट होता है, ऊपर जो कार्बन वाला पार्टिकल होता है ग्राफाइट, वो क्या हो जाता है, फ्रिक्शन के वजह से पेपर में जाके स्टिक हो जाता है, जिस वजह से जो हमारी राइटिंग है वो विजिबल हो पाती है अगर हम एक पेपर में लिख रहे हैं। और अगर सेम हम एग्जांपल है, अगर हम किसी ग्लास टम्बलर में लिख रहे होंगे तो आप नहीं लिख पाते हो एक पेंसिल से। क्यों, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो ग्राफाइट के पार्टिकल्स होते हैं वो स्टिक नहीं हो पाते उस ग्लास टम्बलर से, क्योंकि जो वो ग्लास टम्बलर का सरफेस होता है वो काफ़ी स्मूथ होता है। इस वजह से, बहुत ज़्यादा स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है। सो वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ friction, we are able to hold things because of friction enables us to hold things, friction enables us to walk, ठीक है। अब देखिए, अब आपकी जब टीचर लिखती है चौक से, लिखती है चौक से, तो जो रफ सरफेस होता है ना, उस क्या होता है, जो चौक पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें रफ सरफेस में ब्लैक बोर्ड में स्टिक हो जाते हैं, जिस वजह से जो हमारा ब्लैक बोर्ड में हमें दिख पाता है। क्या ऐसा हो पाएगा अगर चौक और बोर्ड के बीच में फ्रिक्शन ना होगा? चौक का जो पार्टिकल्स होता है वो ब्लैक बोर्ड में स्टिक हो जाते हैं, इसी वजह से हमें लिखी हुई चीज़ें दिखती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। एक ऑब्जेक्ट मूव होने लगता है तो वो कभी भी नहीं रुकेगा, यानी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं रुक पाएगा अगर कोई फ्रिक्शन ना हो। अगर जो ऑटोमोबाइल्स के जो टायर्स होते हैं और रोड के बीच में अगर कोई फ्रिक्शन ना हो और उन्हें स्टार्ट कर दिया जाए, तो पता है क्या होगा,
वो, हाँ, अगर अगर देखिए, अगर और देखिए यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो रुक नहीं पाएगा। अगर हम टायर्स की बात करें, ऑटोमोबाइल्स के टायर्स की, अगर फ्रिक्शन ना हो रोड पे तो वो स्टार्ट होके मूव करना ही नहीं करेंगे, यानी कि उनके जो व्हील्स है वो घूमते रह जाएंगे, पर वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, वो उसी उसी जगह पे घूमते रह जाएंगे, पर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। आप एक नेल को, एक कील को आप वॉल पे या फिर वुड पे आप फिक्स नहीं कर पाओगे, या फिर एक नॉट को अगर हमें कोई भी गिट्टी बांधनी होती है तो वो कैसे, मतलब नॉट जो होता है वो कैसे रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है। विथआउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। फ्रिक्शन के बिना कोई इमारतें भी नहीं बन पाएगी। जबकि फ्रिक्शन एक दुश्मन भी है, फ्रिक्शन एक एविल भी है। क्या होता है, वो मटेरियल्स को ना खराब कर देता है। वो स्क्रूज हो, बॉल बियरिंग्स हो, या फिर हमारे शूज़ के जो सोल्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को वो क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। आपने देखा होगा जो फुट के जो वॉर्न आउट स्टेप्स होते हैं ब्रिजेस में, रेलवे स्टेशन के ब्रिजेस में आपको फुट के वॉर्न आउट स्टेप्स दिखेंगे। फ्रिक्शन ना, अब देखिए क्या होता है, हमारा जो सोल होता है वो क्या होता है, उखड़ते जाता है, जिस वजह से जो होल्स बन जाते हैं हमारे शूज़ में, या फिर जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, बॉल बीयरिंग्स वगैरह, वो भी क्या होते जाते हैं, फ्रिक्शन की वजह से एक दूसरे से रब होते जाते हैं और वो भी ख़राब हो जाते हैं। अब फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है। अगर आप अपनी दोनों पाम्स को एकदम काफ़ी ज़ोर से रगड़ोगे तो आप देखोगे कुछ मिनट तक रगड़ने के बाद कि आपके दोनों जो पाम्स है वो हीट हो जाएंगे। तो फ्रिक्शन कैन प्रोड्यूस हीट। अब देखिए उसी तरह से आप एक मैचस्टिक कैसे जलाते हो। एक मैचस्टिक जब आप रब करते हो उसे, एक रब करते हो एक रफ सरफेस के अगेंस्ट, तो उसमें आग लग जाती है। ठीक है। दिस थिंग ऑल्सो हैपन्स जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मिक्सर ग्राइंडर का जो जार है वो गर्म हो जाता है जब वो कुछ मिनट तक चलता है। ठीक है। ऐसे ही ये भी फ्रिक्शन की वजह से होता है। आप ऐसे ही बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो जिसमें जो फ्रिक्शन होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट जब एक मशीन को ऑपरेट हुआ जाता है तो जो हीट जनरेट होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी का वेस्टेज होता है। हाँ, तो फ्रिक्शन एक नेसेसरी एवल है, कि यानी कि ये जो दुश्मन है ये हमारे लिए नेसेसरी है। ठीक है। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन के बिना नहीं हो सकती है। ठीक है। अब हम समझेंगे कि कैसे हम फ्रिक्शन को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। आपने पहले देखा कि जो फ्रिक्शन है वो अच्छा होता है, डिज़ायरेबल होता है कुछ सिचुएशन में। अब आप कभी सोचा है कि क्यों जो सोल होते हैं हमारे शूज़ के वो ग्रूव हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। वो इसीलिए होता है क्योंकि आपके जो सोल होते हैं वो ग्रूव्ड होना मतलब कि वो एकदम स्पोक्स की तरह, पाइंस की तरह, मतलब एक उसमें निकला जैसा क्यों होता है। ठीक है। एक ग्रूव जैसा प्रोवाइड क्यों किया जाता है, ग्रिप प्रोवाइड करने के लिए, कि शूज़ को ग्रिप मिले फ्लोर पे, तो आप अच्छी तरह से मूव कर सको सेफली। जिससे अगर वो ग्रिप ना होगा तो अगर आप बहुत दिनों तक आप एक शूज़ को यूज़ करते होगे ना, तो वो ग्रिप उसकी ख़राब हो जाती है, और उसके बाद आपके स्लिप करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली जो टायर्स या फिर जो टायर्स होते हैं कार्स के, ट्रक्स के, बुलडोज़र में, उसमें भी ग्रिप प्रोवाइड किया जाता है। इन ग्राउंड से देखिए, ये देखिए यहाँ पे हमें शूज़ में ये सारी ग्रिप्स देखने को मिल रही है। जो ग्रूव्स होते हैं ये ग्रिप्स जो हमें देखने को मिलते हैं टायर्स में। हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं जब हम ब्रेक पैड्स को यूज़ करते हैं। ब्रेक सिस्टम में ब्रेक पैड्स को यूज़ करके जब हम यूज़ करते हैं बाईसाइकिल या फिर ऑटोमोबाइल्स में, तो फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं। जब आप राइड कर रहे हो एक बाईसाइकिल को, तो जो ब्रेक पैड्स है ना वो व्हील्स को टच नहीं करते। ठीक है, चलाने के टाइम पे। पर जैसे ही आप ब्रेक को लगाते हो, प्रेस करते हो, ये जो पैड्स होते हैं वो अरेस्ट कर देते हैं मोशन ऑफ द रिम, यानी कि जो रिम होता है वो हमारा ऐसे ऐसे घूमते रहता है, बाईसाइकिल, कार, मोटरसाइकिल कुछ भी हो। उससे जब हम ब्रेक लगाते हैं तो इसको जो होता है वो पकड़ लेता है, जिससे वो जो हमारी ऑटोमोबाइल होती है या फिर कोई भी बाईसाइकिल वगैरह वो रुक जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा कि जो कबड्डी का प्लेयर होता है वो मिट्टी लगाता है हाथ में, जिससे जो अच्छी ग्रिप मिलती है, जिससे वो सामने वाले इंसान को पकड़ सकता है। जिमनास्ट जो होता है वो कुछ कड़ा सा सब्सटेंस लगाते हैं अपने हाथों में फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए। अब कुछ सिचुएशन में फ्रिक्शन जो होता है वो अनडिज़ायरेबल होता है और हमें उसे कम करना पड़ता है। जैसे आप कैरम बोर्ड खेल रहे हो तो उसमें आप पाउडर डालते हो, इससे क्या होता है, जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है, जो हमारा बोर्ड होता है वो स्मूथ हो जाता है, जिससे जो हमारा
जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो इजीली मूव कर पाते हैं बोर्ड पे। आपने नोटिस किया होगा जब कुछ ऑयल जो है पोर होता है, डाला जाता है डोर के हिंजेस में, यानी कि वो जो हमारा ऐसा जो डोर होता है और ये जो इस तरह से जो ये दीवार से कनेक्ट होता है, तो इन हिंजेस में जब डाला जाता है तेल को, ऑयल को पोर किया जाता है, तो जो डोर है वो काफ़ी स्मूथली मूव करता है। या फिर एक बाईसाइकिल मोटर मैकेनिक यूज़ करता है ग्रीस को, मशीन के मूविंग पार्ट्स के बीच में ग्रीस को डालता है। इस अवर्व केसेस से जो हमने ऊपर में देखा, उससे क्या करते हैं, हम फ्रिक्शन को कम करते हैं, जिससे वो और अच्छी तरह से काम करे हमारे ऑब्जेक्ट। जब ऑयल, ग्रीस या फिर ग्रेफाइट अप्लाई होता है मशीन में, तो एक पतला सा लेयर फॉर्म हो जाता है और मूविंग सरफेस ना डायरेक्टली नहीं एक दूसरे से रब होती है। डायरेक्टली रब होगी तो ज़्यादा हमारा जो है लॉस होगा हमारे मशीन के पार्ट्स का, पर जब हमारा एक लेयर, स्मूथ सा लेयर लग गया, तो वो डायरेक्टली नहीं रब होती। और जो इंटरलॉकिंग होता है इरेगुलरिटीज़ का, वो अवॉइड हो सकता है काफ़ी दूर तक हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। जो मूवमेंट होता है वो स्मूथ हो जाता है। जो सब्सटेंस जो कि रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को, उसे हम ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा ल्यूब्रिकेंट्स का डेफिनेशन, द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड ल्यूब्रिकेंट्स। कुछ मशीन में हम ऑयल को नहीं यूज़ कर सकते एज अ ल्यूब्रिकेंट, तो एक एयर का जो कुशन होता है वो मूविंग पार्ट के बीच में वो यूज़ होता है फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, हवा यूज़ होता है। अब यहाँ पे बूझो बोल रहा है, क्या हम कम कर सकते हैं फ्रिक्शन को बाय पॉलिशिंग? क्या हम फ्रिक्शन को ज़ीरो यानी कि एकदम नील कर सकते हैं अगर हम पॉलिश कर दें सरफेस को ज़्यादा ल्यूब्रिकेंट यूज़ करके? तो पहली बोलती है, फ्रिक्शन कभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी सरफेस एकदम अच्छी तरह से स्मूथ नहीं होता। कुछ ऊंचाई, कुछ ऊंच नीच, कुछ इरेगुलरिटीज उसमें उस टाइम भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी कि जो हमारे चक्के होते हैं वो फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। आपने बच्चों को लगेज कैरी करते हुए देखा होगा, ऐसे लगेज जिसमें रोलर्स, नीचे जो चक्के लगे हुए होते हैं, ठीक है, ट्रॉली बैग हम जिसे कहते हैं। इवन एक बच्चा उस टाइप के लगेज को ईजिली पुल कर सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा बच्चा काफ़ी काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी ईजिली, काफ़ी है 10 to 15 kg का वेट काफ़ी ईजिली पुल कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी दी गई है, हमें 3 पेंसिल लेना है और उस पेंसिल के ऊपर एक बुक को रख देना है, एक बुक या फिर नोटबुक को, और फिर हमें इसे इस तरह से क्या करना है, पुश करना है, ठीक है। तो आप देखोगे, फिर जब आप पुश करोगे तो जो पेंसिल है वो रोल होने लगेगा, पेंसिल जो है नीचे से रोल होने लगेगा और बुक जो है हमारा मूव करना स्टार्ट हो जाएगा। आप इस तरह से ना बुक को काफ़ी इजी वे में मूव कर सकते हो। पहले हमने देखा कैसे, ये भी एक टाइप ऑफ फ्रिक्शन, हम स्लाइड करते हैं बुक को, ठीक है, पर स्लाइडिंग करने के अलावा जो रोलिंग से हम काफ़ी ईजिली बुक को मूव कर पा रहे हैं। जैसे ही जब देखिए, वैसे ही जब वन बॉडी रोल करता है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, द रेजिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रोल करता है, घूमता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है उसके मोशन को, उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है, रोल होना। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। रोलिंग से क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है वो हमारा कम हो जाता है। ये हमेशा ईजियर होता है, एक चीज़ को, एक बॉडी को रोल करना, उसे स्लाइड करने से वो ज़्यादा ईजियर होता है। इसीलिए हम लगेज को पुल करना ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, जिसमें रोलर्स बने हुए रहते हैं। क्यों? अब आप समझ सकते हो क्यों हम व्हील को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन कहते हैं मैनकाइंड का। ये लाइन हमें शायद 6 या 7 क्लास की बुक में मिली थी, दैट व्हील्स इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड का। जो भी इंसानों का जो सबसे ग्रेट, सबसे बड़ा जो इन्वेंशन है वो व्हील्स है। अब जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। तो स्लाइडिंग जो होता है वो रिप्लेस होता है बहुत सारे मशीन्स में, उसमें रोलिंग अप्लाई हो जाती है, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, तो स्लाइडिंग के अलावा रोलिंग यूज़ होती है बहुत सारे मशीन में, इन एज बॉल बियरिंग्स, ठीक है। जो कॉमन एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स बिटवीन हब्स एंड द एक्सल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल्स। जो हब्स और जो एक्सल्स होते हैं सीलिंग फैन के बीच में या बाईसाइकिल के बीच में, उसमें जो क्या होता है, हमारा बॉल बियरिंग यूज़ होता है इस तरह से, ठीक है। ये हमारा सीलिंग फैन है, यहाँ पे हमारे बॉल बियरिंग यूज़ हो रहे हैं क्या होने के लिए, रोटेट होने के लिए। ये जो होता है हमारा, ये आपने ज़रूर देखा होगा, ये होता है बॉल बियरिंग, ठीक है। इससे ये क्या करता है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। अब हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक दिया गया है इस चैप्टर का, वो है फ्लूइड फ्रिक्शन।
हमें पता है एयर काफ़ी हल्की और काफ़ी पतली है, और वो भी एग्जर्ट करती है फ्रिक्शनल फोर्स सारे ऑब्जेक्ट के, जो भी उसके आसपास जो भी मूव करता है उसमें भी, यानी कि एयर में भी फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। सिमिलरली वाटर और अदर लिक्विड्स भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एग्जर्ट करता है जब उस पर वाटर जो है उससे मूव होता है, सॉरी उससे जब ऑब्जेक्ट, क्या, एयर हो गया, वाटर हो गया, या फिर कोई और लिक्विड हो गया, वो भी एक्सर्ट करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब उससे कोई भी ऑब्जेक्ट पार होता है। साइंस में जो कॉमन नेम है गैसेस और लिक्विड्स का, वो क्या है, फ्लूइड। एक्चुअली फ्लूइड का मतलब होता है जो भी फ्लो कर सकता है, जो भी चीज़, उसे हम फ्लूइड कह सकते हैं, जैसे कि हमारे गैसेस और हमारे लिक्विड्स होते हैं। तो हम कह सकते हैं फ्लूइड एक्सर्ट करता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट्स में, जो कि उस पे उस उनसे मोशन में पार होते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ हमारा वाटर से पार होता है, जो भी चीज़ एयर से पार होता है, उन चीज़ों पे वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स फ्लूइड एक्सर्ट करता है उसे हम ड्रैग भी कहते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स को ड्रैग भी कहते हैं, पर किसके फ्रिक्शनल फोर्स को, फ्लूइड्स के फ्रिक्शनल फोर्स को। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है एक ऑब्जेक्ट में, एक फ्लूइड के एक फ्लूइड में, एक ऑब्जेक्ट में, वो डिपेंड करता है उसकी स्पीड पे, ठीक है। किस फ्लूइड में कितना स्पीड है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करता है और फ्लूइड के नेचर पे। ये ऑब्वियस है कि जब ऑब्जेक्ट्स मूव होता है फ्लूइड से, उन्हें फोर्स जो भी उन पे जो फोर्स होती है, जो भी फ्रिक्शन उन पे जो एक्ट हो रहा होता है, उनसे उन्हें पार होना पड़ता है। इस प्रोसेस में उन्हें उन्हें क्या करना पड़ता है, अपनी एनर्जी को लूज़ करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे एफर्ट्स बनाए जाते हैं, ऐसे मेहनत किए जाते हैं कि हम फ्रिक्शन को कम कर सके। तो ऑब्जेक्ट को स्पेशल टाइप के शेप दिए जाते हैं। अब देखिए, आपको क्या लगता है साइंटिस्ट को ये स्पेशल शेप्स बनाने के हिंट कहाँ से मिलते हैं? कहाँ से मिलेंगे? हमारे नेचर से, जो हमारे गॉड गिफ्टेड नेचर है उसी से ना मिलेंगे। जो बर्ड्स होते हैं, फिशेस होते हैं, वो फ्लूइड से हमेशा पार होते रहते हैं। उनके बॉडीज ना ऐसे शेप में बने हुए होते हैं जो कि उन्हें कम एनर्जी को खोना पड़ता है फ्रिक्शन को ओवरकम करने में। आपने शेप्स को क्लास 6 में आपने पढ़ा था, ठीक है। आप देखिए, एक एरोप्लेन का ही शेप ले लीजिए, तो आपको एरोप्लेन का जब आप शेप देखोगे तो आपको उसकी सिमिलैरिटी एक बर्ड की तरह ही एक एरोप्लेन का शेप होता है। इनफैक्ट सारे व्हीकल्स को डिज़ाइन किया जाता है कि उनके ऐसे शेप हो जो कि फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करे, ठीक है। तो फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में हमें ज़्यादा इस चैप्टर में नहीं बताया गया, हमारे फर्दर क्लासेस में बताया जाएगा। ये देखिए, जो हमारा एरोप्लेन का जो पिक्चर है वो बिल्कुल ही बर्ड की तरह है। ये पूरा बॉडी है, उसका जो विंग्स है, हमारा बर्ड का जैसे विंग्स होता है वैसे ही हमारा एरोप्लेन का विंग्स है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।